नमस्ते छात्रों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी रचयिता बचेंद्री पाल जी हैं। इस पाठ को पिछले हफ्ते हमने बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा था और समझा था। तो चलिए आज इस पाठ से जुड़े प्रश्न अभ्यास का हम अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, जिसका उत्तर आपको मात्र 1 या 2 पंक्तियों में ही देना है। पहला प्रश्न है आपका, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हम सब जानते हैं कि अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। ठीक है, उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? देखिए, जब आप पाठ का अध्ययन करेंगे, लाइन टू लाइन जब आप इसको रीडिंग करेंगे, तो आप पाएंगे कि ऐसा कहीं पर भी लाइन मेंशन नहीं है कि उनको ये नाम अच्छा क्यों लगा, मतलब उसका कारण आपको वहां नहीं मिलेगा। पर हम मात्र यहाँ पे एक आकलन लगा सकते हैं, मतलब हम बस सोच समझ के कह सकते हैं कि लेखिका को ये नाम इसलिए पसंद आया होगा क्योंकि शायद उन्होंने ऐसा इमेजिन किया होगा कि जो सागर होता है वो पांव के पास में होता है और एवरेस्ट जो है वो माथे के समान है या सिर की तरह है। तो इसलिए सागर माथा ये नाम उनको पसंद आया और वहाँ के जो लोकल्स है वो भी सागर माथा नाम ही बोलते हैं, तो इस कारण से भी उनको ये नाम बहुत अच्छा लगा था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा था? जब लेखिका ने पहली बार देखा था एवरेस्ट को, तो उसके पास में उन्हें कुछ ध्वज जैसा उड़ता दिखा था। तो क्या था? तो बच्चों वो था एक बर्फ का बड़ा भारी फूल, यानी जिसे शब्द होता है उसके लिए प्लूम, लेखिका को दिखा था और यही उन्हें ध्वज के जैसा लग रहा था। ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए थे? तो इसका जवाब है, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और करीब 4 लोग घायल हो गए थे। ठीक है। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो जब कर्नल खुल्लर ने देखा कि उस अभियान के सभी दल के जो सभी लोग हैं वो जो वहां पे व्यक्ति था जिसकी शेरपा कुली की जो मृत्यु हो गई थी, उसे देख के बहुत सभी लोग दुखी हो गए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो आप जिस अभियान के लिए निकले ये बहुत ही महान अभियान है और ऐसे अभियानों में खतरे आते रहते हैं और किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। तो आपको इन सब चीजों को कैसे लेना होगा? बहुत ही सहज ढंग से लेना होगा। तो उन्होंने इस तरह से लोगों को समझाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि रसोई की जो मृत्यु हुई थी, जो रसोई सहायक था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई थी? अनुकूल जलवायु के कारण, मतलब जलवायु जो था यानी क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। और एक और बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हिमपात में अनिश्चित एवं अनियमित बदलाव होते हैं तो उस कारण से रसोई को सांस लेने में दिक्कत हुई और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न लेंगे जो कि है 7वां प्रश्न। वो है, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? तो इसका उत्तर है, कैंप 4 29 अप्रैल को यानी कि 29 अप्रैल को 1984 को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर साउथ कोल में लगाया गया था। ये लाइन आपको चैप्टर में मिल जाएगी। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है वो है 8वां प्रश्न। वो है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया था? तो जब लेखिका शेरपा कुली के सामने जाती हैं और उसे बातचीत करती हैं तो वो कहती हैं कि भाई मैं तो एक नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट उनका ये पहला अभियान है। तो लेखिका ने शेरपा कुली के सामने इस तरह से अपना परिचय दिया। ठीक है। आपका जो 9वां प्रश्न है वो है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किस शब्दों में बधाई दी? तो हम देखते हैं कि कर्नल खुल्लर जो थे, जब लेखिका एवरेस्ट शिखर पे पहुंच जाती हैं, उनकी जब वॉकी टॉकी से उनकी बातचीत होती है, वो बधाई देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहूंगा। और वो कहते हैं कि देश तुम्हें अब अलग तरह से देखेगा, या जिस संसार को तुम पीछे छोड़कर आई हो वो भी एक अलग रूप में तुम्हें दिखने वाला है। आखिरी पैराग्राफ में ये उत्तर है, लेकिन आपको इसके यहाँ पे एक वाक्य में बनाकर लिखना है।
ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो छात्रों, इस प्रश्न अभ्यास के भाग में आपको उत्तर 25 से 30 यानी 25 to 30 वर्ड्स के अंदर में लिखना होगा। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब नजदीक से एवरेस्ट को लेखिका देखती हैं पहली बार तो वो बहुत ज्यादा भौचक्की हो जाती हैं, यानी बहुत ज्यादा सरप्राइज या शॉक्ड, दोनों शब्द ले लीजिए आप, वो हो जाती हैं। लेखिका को वहां से एवरेस्ट के साथ साथ जो अन्य श्रेणियां भी थी, यानी अन्य पर्वत श्रेणियां थी, वो भी दिख रही थी, वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है देखकर। साथ ही जो ऊंची चोटियां थी, जो घिरी मेरे उसके जो टेढ़ी मेढ़ी नदियों का, वो देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है, वो उन टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहार रही थी। तो इस तरह से जब वो एवरेस्ट को देखती हैं तो उनका जो भाव था कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी। तो डॉक्टर मीनू मेहता भी इसी अभियान दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। उन्होंने अन्य अभियान दल के लोगों को क्या जानकारी दी थी। उन्होंने लोगों को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुल कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, टेम्पररी पुल्स कैसे बनाना चाहिए, लट्ठों से और रस्सियों का हमें, यानी कि लकड़ियों का और मोटी रस्सियों का उपयोग हिमपात जगहों पे हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, जो बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों का कैसे बांधना है, तथा इन सभी चीजों की जानकारी उन्होंने बहुत ही विस्तार रूप में अभियान दल के सदस्यों को दी थी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में, यानी कि बचेंद्री पाल जी की तारीफ में क्या कहा। तो हम देखते हैं कि तेंजिंग जब अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ वहां पहुंचते हैं और जब वो लेखिका से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो बताते हैं कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने करीब 7 टाइम्स चढ़ाई उस पर की थी। ठीक है, तब जाके उनको सफलता मिली थी। साथ ही वो लेखिका को देखकर ये कहते हैं, परंतु तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक पहाड़ी लड़की हो और उन्हें यकीन है कि तुम पहली ही बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुम एवरेस्ट पे चढ़ जाओगी। तो इस तरह से वो लेखिका का मनोबल बढ़ाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम तो पहाड़ी लड़की हो और मुझे यकीन है कि तुम पहली बार में ही एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाओगी। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पर, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी। ठीक है, उनके कौन कौन से साथी थे। तो अगर हम अभियान दल की बात करेंगे तो आप चैप्टर में कई लोगों के नाम पढ़ेंगे, जैसे कि लोपसांग, तशरिंग, एंडी, शेरपा और बहुत सारे 8-9 सदस्य और भी थे जिनके साथ लेखिका को चढ़ाई करनी थी। किंतु उन्हें जिन साथियों के संग उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करनी थी वे थे की, जय और मीनू। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, प्रश्न 5वां, लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया था। आपको ध्यान में होगा जब ये लोग रात को सो रहे थे तो वहां से हिमस्खलन होता है और बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हम देखते हैं अभियान दल का जो कैंप लगा था वहां पे जाके गिरता है और इसमें स्वयं लेखिका भी काफी ज्यादा चोटिल होती है, मतलब उनको भी काफी चोटें आती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब लेखिका अपने उस कैंप के अंदर फंस गई थी तो जो लोपसांग था ना, उसने कैसे रास्ते को साफ किया। तो लोपसांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया था, स्विस नाइफ का प्रयोग किया था। तो उसने स्विस नाइफ से पहले तो काटना शुरू किया रास्ते को, फिर उसने बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाया और उसने बाद में बर्फ की खुदाई की ताकि वो किसे बचा सके, बचेंद्री जी को वहां से निकाल सके। ठीक है, तो स्विस छुरी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका कि साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की थी। तो जब लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंच जाती है और उसके नेक्स्ट डे उनको अपनी चढ़ाई शुरू करनी है तो उसके लिए वो क्या क्या चीजों को इकट्ठा करती है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो वो खाने के लिए कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इकट्ठा करती हैं। इसके बाद लेखिका यहीं पे थमती नहीं है, रुकती नहीं है, वो अपने साथियों की सहायता के लिए फिर से थोड़ा नीचे उतरती है साउथ कोल कैंप से और एक थर्मस में जूस तथा दूसरे थर्मस में वो चाय भर के जो उनके साथी पीछे आ रहे थे, यानी कि की, जय और मीनू, उनके लिए वो लेकर जाती हैं।
ठीक है, तो साउथ पोल पे लेखिका अपनी तैयारी कैसे करती हैं? कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इकट्ठा करके, खाने की चीजों को इकट्ठा करते हुए। ओके, तो चलिए अब अपने अगले प्रश्नों को लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 यानी 50 to 60 वर्ड्स में लिखने होंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? ठीक है, तो हम सब जानते हैं ये अग्रिम दल के नेता थे प्रेमचंद जी, और इन्होंने क्या क्या स्थितियों से वहां के अभियान दल के लोगों को अवगत कराया, बताया, उसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो उपनेता प्रेमचंद ने सबको खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया पहले तो। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 तक का रास्ता जो है, फर्स्ट कैंप तक का जो रास्ता है उसे साफ कर दिया है। ठीक है, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ पुल बनाए हैं, रस्सियां बांधकर और झंडियों से भी रास्तों पर निशान लगाए हैं, और सभी बड़ी कठिनाइयों का भी वो जायजा लेकर यानी कि देखकर समझकर अनुमान लगाकर आ चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव हो सकता है, और जिससे रास्ता खोलने का काम शायद उनकी टीम को दोबारा भी करना पड़ सकता है। तो इन विभिन्न प्रकार की बातों का जायजा लेते हैं और उन लोगों को यानी अभियान दल के लोगों को वो इस बारे में अवगत कराते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में हम दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? ठीक है, अब देखो बच्चों, बर्फ के खंडों को अव्यवस्थित ढंग से जब वो गिरते हैं उसे हम कहते हैं हिमपात। बर्फ के खंड यानी कि बर्फ के टुकड़े, अव्यवस्थित मतलब कि ऑब्वियसली वो किसी अकॉर्डिंगली तो नहीं गिरेंगे, अलग तरह से गिरते हैं, और इसे ही हम कहते हैं हिमपात। और साथ ही जब ग्लेशियर्स के बहने से जो बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बर्फ के बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक से गिरने लगती हैं, और ये सब चीजें जो होती हैं हिमपात से, इन जो पर्वतारोही जो होते हैं, जो यात्रा करने के लिए निकले हैं, उन्हें बहुत सारी गंभीर चोटें भी लग सकती हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हिमपात से रास्ता जो होता है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है, और इससे पर्वतारोही कई दिन तक फंसे रह सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? मौसम भी कभी कभी अचानक खराब हो जाता है, जिस कारण से ये सारी तकलीफों का सामना इन्हें करना पड़ता है। तो हिमपात जो होता है उसके कारण इतने सारे परिवर्तन होते हैं और पर्वतारोहियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? तो लेखिका के तंबू यानी कि उनके जो टेंट पे जब बर्फ का एक पिंड यानी टुकड़ा जब गिरा था, तो उस वक्त वो उन्हें कैसा महसूस होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बर्फ का पिंड जब लेखिका के कैंप के ऊपर आकर गिरा था, वो अपने साथ बर्फ के जो बर्फ है वो बहुत सारे बर्फ वहां पे इकट्ठा हो गया था, एक हिमपुंज, एक छोटा सा पर्वत जैसा वो लगने लगा था। ठीक है, वह पिंड जो था ऐसे गिरा था जैसे कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, और लेखिका को लगा कि नींद में जब वो उसे टूटी, उनकी नींद जब टूटी, तो उनको लगा कि उनका सर किसी भारी चीज से टकरा गया था। तो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह जैसे कोई बहुत बड़ी चीज आके गिरी और लेखिका के सर पे एक हल्की सी चोट लगती है, उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज उनसे टकरा गई है। तो ऐसा ही अनुभव उन्हें उस वक्त हुआ था। ठीक है, चौथा प्रश्न है छात्रों यहाँ पे, जो की है, जो लेखिका के अभियान दल में उनके साथ था, उनके साथियों था, उसने लेखिका को देखकर हक्का बक्का वो क्यों रह गया था? अब लेखिका को देखकर वो हक्का बक्का क्यों रह गया था? क्योंकि लेखिका वो पहले ही साउथ कोर कैंप तक पहुंच चुकी थी, और जब वो वहां पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि उनके जो साथी थे वो अभी भी बहुत पीछे कहीं छूट गए हैं। तो वहां पहुंचने के बाद वो एक थर्मस लेती है, उसमें जूस डालती है, एक थर्मस में वो चाय डालती है, और फिर वो अपने साथियों को तलाशने के लिए, उनको उनकी सहायता करने के लिए वो नीचे तक उतर कर आती हैं। तो जब की उन देखता है तो वो लेखिका की हिम्मत पर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, और उसने लेखिका ने उन सबको चाय पिलाती है, और उनका ये जो मदद का व्यवहार है वो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो अभी वो ऊपर की चढ़ाई उन्हें और करनी थी, लेकिन अपनी वो थकान की परवाह नहीं करती, उल्टा वो नीचे उतर के अपने साथियों की सहायता करती हैं। ठीक है, अब आपका जो पांचवा प्रश्न है वह है यहाँ पर जी, ये है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए
गए थे, आपको उनका वर्णन यहाँ पे करना है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कुल कैंप्स का जानकारी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा था चैप्टर के दौरान, समझने के दौरान, कि पहला जो क्या था कैंप, बेस कैंप, यही इनका मुख्य कैंप था। ठीक है, उसके बाद लगता है कैंप 1, यह समुद्र से करीब 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पे था और इसमें सामान इकट्ठा किए गए थे। ओके, कैंप 2 ये चढ़ाई के रास्ते में पड़ा था। कैंप 3 ये लोहात्से की सीधी ढलान पर था। यहीं पर जो था छात्रों हिमखंड या सॉरी हिमपिंड जो था वो लेखिका के टेंट पर जाकर गिरा था। और कैंप 4 जो था ये समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था, 7900, और इस कैंप को साउथ पोल में लगाया गया था। और जो आखिरी शिखर कैंप था ये एवरेस्ट के ठीक नीचे था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये है इस चैप्टर में बचेंद्री पाल ने हमें बताया कि कितने सारे कैंप लगाए गए थे, कौन सा कैंप कब और कहां पर लगाया गया था, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए अपना छठा प्रश्न देखते हैं। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? जब एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने वाली थी, जब उस पर वो चढ़ाई कर रही थी, तो वो कैसा वहां की परिस्थिति कैसी थी, स्थिति कैसी थी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चारों तरफ वहां पे क्या था, बर्फीली हवाएं चल रही थी और वहां पे देखते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी मुश्किलों से वहां जब वो चोटी के नजदीक पहुंचती हैं तो 2-3 लोगों के खड़े होने की भी जगह कम थी। तो सबसे पहले उन्हें फावड़े से अपने सुरक्षित खड़े रहने के लिए एक छोटा सा स्थान बनाना पड़ा था, यानी कि फावड़े का सहारा लेना पड़ा था। ओके, 7वां प्रश्न है आपका, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से हमको मिलता है? तो बचेंद्री पाल जी ने अपने इस अभियान दल के दौरान बहुत से अपने अभियान दल के साथियों की सहायता वो करती हुए में दिखती हैं। कभी वो अपने साथियों के लिए खाना और चाय बनाती हुई दिखती हैं। साथ ही हमने देखा कि वो कई बार सामान ढोती भी हैं, मतलब ये नहीं कि मैं वो स्त्री हैं तो वो सामान नहीं ढोती, वो कई जगहों पे सामान ढोती हुई भी हमें दिखती हैं। साथ ही दुर्घटना के बाद जब उनके टेंट पर जो हिमपिंड गिरा था उसके बाद भी वो घबराती नहीं है और दूसरों का भी वो हौसला बढ़ाती हैं। ठीक है, और हमने देखा कि कई पर्वतारोही, स्वयं कर्नल खुल्लर ने भी उनसे पूछा था क्या तुम डर चुकी हो, क्या तुम वापस जाना चाहती हो, तो उनके लाख कहने पर भी वह बीच में से ही वापस जाने से साफ मना कर देती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि लेखिका यानी कि बचेंद्री पाल जी की साहस की भावना या अथवा सहायता की भावना एवं सहयोग की भावना का परिचय हमें इस पाठ में मिलता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न अभ्यास की तरफ। ठीक है, तो छात्रों अब अगले प्रश्न में आपको आशय स्पष्ट करना है और इसका पहला प्रश्न देखिए, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आदमी को सहज भाव से इसको स्वीकार करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इस लाइन को किसने कहा था, कर्नल खुल्लर ने कहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या कहना चाहते हैं, इसका आशय क्या है। यहाँ पे वो बताते हैं कि एक तो एवरेस्ट जो है वो बहुत ही महान अभियान है और इसका मौका अधिकतर लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद ही मिलता है, वो भी जीवन में एक ही बार मिलता है। ठीक है, बहुत मुश्किलों से मिलता है, कहने का तात्पर्य है। तो ऐसे अभियान में तो बहुत सारे खतरे होते हैं, खतरों से भरा अभियान होता है इनफैक्ट, तो इसमें जान जाने का भी पूरा पूरा चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसे में कोई घबरा जाता है फिर वो इस अभियान को कैसे पूरा करेगा, उसकी हिम्मत तो वो खो दे रहा है, तो उस अभियान को कैसे पूरा करेगा। इसलिए कर्नल खुल्लर ये मौजूद अभियान दल के मौजूद सभी सदस्यों को एक तरह से मोटिवेट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो ये मृत्यु के समाचार आप सुन रहे हैं उन्हें आपको बहुत ही सहज भाव से स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप एवरेस्ट जैसे महान अभियान के लिए अपने घरों से आए हैं, आप चुनकर यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसी में आशय स्पष्ट में जो दूसरा प्रश्न है वह है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा।
तो जब लेखिका ने यानी हमारी बचेंद्री पाल ने जब यहाँ पे हिम विदर देखे, ठीक है, और धरातल पे दरारों को देखा तो उनके मन में डर का ख्याल आना तो स्वाभाविक था। तो वो उस वक्त उन्होंने उसी भाव को यहाँ पे बताया है। तो इसको समझिए आप। अब देखिए, जब व्यक्ति एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहा है और चढ़ाई के दौरान कई बार क्या होता है, जमीन पर दरार पड़ती है और वह जो दरारें हैं वो एक तरह से बहुत बड़े बड़े विदर रूप ले लेती हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये एक तरह से जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। तो और जो जितने भी पर्वतारोही हैं, जो अभियान दल के लोग हैं, वो इन हिमपात के शिकार हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, या फिर वो जख्मी भी हो सकते हैं, या उन्हें अपने जान से भी हाथ धोना बैठ सकता है। क्योंकि इस तरह के जो हिमपात हैं या जो बर्फ में जो दरार पड़ी, कभी कभी वो ऐसी दरारें दिखती भी हैं, कभी वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है एक लेयर तक, लेकिन उनमें इतनी ज्यादा दरार होती है कि वो एकदम सीधे आपको नीचे लेकर जा सकती है, यानी आपकी जान का पूरा पूरा यहाँ पे खतरा होता है। तो ये ख्याल ही बहुत ही ज्यादा डरावना था। इसके बारे में ये बात किसने कही थी यहाँ पे, मैं कहूंगी बचेंद्री पाल जी ने हमें बताया है। ठीक है, इसी के साथ अब अपने तीसरे और इस पाठ के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस आशय को समझिए। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में गाड़ दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने चैप्टर के एंड में इस भाग को पढ़ा था, जहाँ पे लेखिका जब एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाती हैं और पहुंचने के बाद जो उनके मन में उल्लास था, जो खुशी थी, जो रोमांच था, और वो अपनी इस खुशी को, इस अभूतपूर्व अनुभव को कैसे यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो उनके जो एवरेस्ट पर विजय थी उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है, और वो कहती हैं कि ऐसे अनुभवों को दोहराना नामुमकिन है, मतलब एक ही बार ऐसे अनुभव हमें होते हैं, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस हम फील करते हैं। ठीक है, और वो कहती हैं कि जब व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, जब हमारी लेखिका वहां पहुंच चुकी हैं और वो अपनी भावनाओं पर कैसे काबू रखती हैं, काबू रख पाना इनफैक्ट मुश्किल ही होता है, तब वो अलग अलग तरीकों से अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। ठीक है, तो हमारी लेखिका ने कैसे अपनी खुशी को जाहिर किया, उन्होंने अपने आराध्य यानी कि दुर्गा माँ की पूजा करती हैं, लाल कपड़े से वहां पे बिछाती हैं उसको। ठीक है, और ये सब चीजें वो अपने साथ लेकर ही ऊपर तक पहुंची थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने इस आनंद के क्षण में, अपने इस विजय के क्षण में वो सबसे अधिक किसको यहाँ पे याद करती है, किसका ध्यान लाती है अपने मन में, तो अपने माता पिता का। ठीक है, तो छात्रों इसी के साथ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के जो प्रश्न अभ्यास हैं 1 मार्क्स से लेकर 25-30 शब्द तक, फिर हमने 50 to 60 पढ़ा और अंत में हमने यहाँ पे आशय स्पष्ट भी पढ़ लिया। तो इसी के साथ आपके सारे प्रश्न अभ्यास यहाँ पे समाप्त होते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद।